ये ऑन ही नहीं किया। चलो साउंड आ गया भाई अभी। गुड इवनिंग भाई सभी को। ओके चलो गुड इवनिंग भाई सभी को। मोनू, पुष्कर, सुमित, संजना, रवि, अंकित, ऋतिक। ऋतिक बच्चा इसका नाम मुझे याद हो गया है, कल भी आया था ये। सुमित, हिमांशु, ज्योति, रंजना, अनुज, विजय। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप सभी को आवाज पहुंच गई होगी। ज्योति, पूजा, सुमित, प्रवेश। ठीक है, चलो ओके। अब यहां देखना बच्चे, मैंने कहा था आपसे कि एक तो आपके हाथ में एक पेन होना बहुत जरूरी है। एक पेन ले लेंगे सब बच्चे, और साथ में एक रफ कॉपी ले लेना। पेन और एक रफ कॉपी। बाद में आप फेयर कर लेना चीजों को, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। रट्टेबाजी नहीं करनी। अब थोड़े से बड़े हो रहे हो, आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, अच्छे मार्क्स लाने हैं, बाकी बच्चों से क्लास में आगे दिखना है, तो कुछ चीज आपको आनी चाहिए। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कल की क्लास देख ली होगी, मैं उसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर किसी ने कल की क्लास नहीं देखी है, भाई डलवा दे इसमें, ये बहुत पतला चल रहा है, तो एक बार वही पिछली क्लास जरूर देखे। ये बच्चे अपने पास एक है प्लेन मिरर। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि आप अपने मन से एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन बिल्कुल कितना एंगल बनाएगी बच्चे? 90 डिग्री का। तो इसे मैं बोलूंगा नॉर्मल अभिलंब। इसे हमने बोला था नॉर्मल अभिलंब। अब मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन का, तो ध्यान से करना। ठीक है, ये बच्चे अपना आया, इसे हमने क्या बोला था याद करो, इसका नाम क्या था? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। बार बार नहीं बोलूंगा पूरा। ये कितना एंगल बना रही थी? आई। बच्चे टकराने के बाद निकली थी, ये एंगल क्या था हमारा? आर। और इसे बच्चे मैंने क्या बोला था? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। अब यहां से समझना, आज मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आप बहुत ही दो चीज, सुंदर सी चीजें आप करेंगे, और 100% आपके टीचर अगर आपसे क्लास में पूछेंगे तो आप कुछ ही बच्चों में होंगे जो बताएंगे। तो सुनना ध्यान से बात को। ओके बच्चे, एक चीज बताओ मुझे, जैसे आपका मिरर था जो आपके घर में है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, वही है ये जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं डेली कि मैं कैसा लग रहा हूं, कैसी लग रही हूं। ठीक है, अब यहां से आपने टॉर्च जलाई, उससे लाइट निकली, तो मैं लाइट को एक रे से, किरण से दिखा रहा हूं। ये लाइट निकली, टक टकराई। अब टकराने के बाद बच्चे ऐसे गई। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये दर्पण नहीं होता, तो फिर क्या होता? आप कहते गुरुजी फिर क्या होता? कुछ नहीं। अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट सीधी चली जाती, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो मैंने कहा बच्चे, अगर ये मिरर ना होता तो लाइट बिल्कुल सीधी निकलती, लेकिन इस मिरर की वजह से, दर्पण की वजह से लाइट टकरा के यहां पे चली गई। तो मुझे बताओ, ये हमारी ओरिजिनल लाइट है। थोड़ा सीधा दिखा देता हूं मैं इसे, ये सीधी नहीं दिख रही है अभी। यस, अब दिख रही है। देखो बच्चे, ये अपनी लाइट को निकलना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये मिरर पर टकरा के निकल गई ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल तो ये है और ये गई ऐसे है। तो ये जो लाइट है, इसकी ये ओरिजिनल है, ये वाली जो जानी चाहिए थी, लेकिन मिरर की वजह से ऐसे गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक का जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एंगल, तो यहां से यहां तक का जो एंगल दिख रहा है आपको, लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, पर वो गई ऐसे। तो यानी कि लाइट इतने एंगल पे क्या होगी बच्चे? डेविएट हो गई, विचलित हो गई। तो इस एंगल को हम बोलते हैं डेल्टा, और इस डेल्टा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा 45 मिनट डिटेल में, और आपसे बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछने वाला हूं आज मैं, तो बड़े ध्यान सुनना। मैंने कहा बच्चे, एक बात समझो, एक व्यक्ति था, उसे ऐसे जाना था, भाई जाना तो उसे दिल्ली से हरिद्वार, लेकिन चला गया वो रोहतक। तो अपने मार्ग से डेविएट हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे जी बिल्कुल हुआ है। जा तो हरिद्वार रहा था, मिल मुझे सोनीपत या पानीपत रहा है या रोहतक में मिल रहा है, तो अपने मार्ग से डेविएट हुआ, वो विचलित हुआ। क्यों विचलित हुआ? हो सकता है कि उधर की सड़क टूटी हुई हो, उसका मूड बदल गया हो, घर वालों ने फोन करके बुला लिया हो, वजह हो सकती है। ऐसे ही हमने बचपन से सुना है कि लाइट चलती है सीधी रेखा में, लेकिन आप कहोगे कि जी लाइट तो सीधी तो चलती है, लेकिन अगर ये मिरर आ गया तो लाइट टकरा के चली गई ऐसे। तो जाना ऐसे चाहिए था, पर ये गई ऐसे। तो इतना जो एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं बोलूंगा विचलन कोण। अब यहां बड़े ध्यान सुनना, अब थोड़ा सा मैथ का टेस्ट होगा आपका, देखते हैं कौन धुरंधर बताएगा पहले। बच्चे मान लो कि ए बी लाइन है, ए बी लाइन, तो किसी भी लाइन पे जो एंगल बनता है, एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे,
मान लो बच्चे एंगल है मेरा x, ये एंगल है मेरा बच्चे y, ये है z, तो बताना x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी। एक लाइन पे जितने एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल एट ए सिंगल लाइन, एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है ये बताओ। ये मेरे पास एक लाइन है ए बी, इसमें एक एंगल ही आपको x दिख रहा है, यहां से यहां तक का कोण y दिख रहा है, यहां से यहां तक का कोण z है, तो x y z का सम कितना होगा, जल्दी आंसर देंगे स्पीड से। सबसे पहले देखते हैं किसका आएगा। हर्ष का मेरे पास आंसर आया, बहुत ही सुंदर, यानी कि इसने पढ़ाई की है। सनी, हर्ष, दिव्या, अंकित, मनी, अरे वाह बहुत खतरनाक बच्चे हैं इसमें, तो सबका सही है। स्नेह, सत्यम, सर्वेश्वर, मनी, ऋतिक, अरे एक आध गलत भी कर दो भाई, कोई गलत नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया। तो सबको पता है कि एक लाइन पे जितने एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 होता है। बस मेरा काम हो गया। अब यहां देखना सब बच्चे, आप इस वाली लाइन को देखो, ये यहां से लेकर यहां तक की लाइन को देखो। इस लाइन पे आपको 3 एंगल दिख रहे होंगे, ये क्या है आई, ये क्या है आर, ये क्या है बच्चे डेल्टा। तो एक लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उनका सम आपने मुझे बताया 180, मैंने तो नहीं बताया, आपने बताया ना 180। जैसे यहां एक्स वाई जेड का सम कितना है 180, ऐसे ही आई आर और डेल्टा इसका सम भी कितना होगा बच्चे 180। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम जो होता है एक लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180। ठीक है, एक काम करते हैं, एंगल वाला ये हटा ही देते हैं और साफ सा लगेगा। तो आई आर डेल्टा, अब आपको ज्यादा बड़े समझ में आ रहा होगा, इन तीनों का सम होगा 180। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जितनी वैल्यू होती है आई की उतनी वैल्यू बच्चे किसकी होती है आर की। तो मैं काम करता हूं, इस आर की जगह पे मैं आई लिख दूंगा। ठीक है, वजह क्या है, क्योंकि आपको पता है एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर, किससे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, बस हमारा काम हो गया। तो यहां देखना बच्चे क्या बन गया, ये 2i, ये क्या बन गया डेल्टा, ये कितना हो गया 180। 2i को इधर ले जाओ तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा मेरा 180 माइनस 2i। बस इस वैल्यू को आपको याद रखना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है मेरा, जो मेरा बच्चे विचलन कोण है, तो विचलन कोण की जो वैल्यू आई, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 180 माइनस 2i। अच्छा, आप एक चीज ध्यान देना कि जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन आया 180 माइनस 2i आया, तो क्या मैं इसे ये भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूं 180 माइनस 2r। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि आपको पता है आई आर की वैल्यू तो सेम ही होती है। तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन आया, ये जो डेल्टा की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 180 माइनस 2i। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, आपको उसे करना है। नहीं अंकित, आई प्लस आर माइनस 180 नहीं, देखो आई प्लस आर प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा लगाना है आपको यहाँ पे 180, तो डेल्टा इधर लेके था 180 माइनस में आपने इधर लिख दिया, बिल्कुल सही लिखा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, बताओ मुझे आप। मेरा क्वेश्चन आपसे, इफ, हिंदी में बोलूंगा मैं, हिंदी वाले पेन रखना हाथ में तैयार। इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 20 डिग्री कोमा फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, हिंदी में लिखेंगे, यदि परावर्तन कोण, यदि सर विल दिस ऐप रन ऑन लैपटॉप का मुझे भाई पता नहीं, भी कोई आएगा तो बता दूंगा, शायद कोई विंडो डालवानी पड़ती है, 10 किस में चलता है। ठीक है, जो बच्चा लेट आया वो बिल्कुल प्लीज ये ना कहे कि एक बार और समझाइए। देखो, और इसके लिए आपने बच्चे कल की क्लास लेना बहुत जरूरी है रोहन भाई। कल की क्लास अगर आपने ली होगी तो यहां तक आपको पता होगा, ये लाइट आई और ये वापस चली गई। ये बच्चे आपको एंगल कितना है आई, ये एंगल आपका कितना होता है आर। तो मैंने कहा अगर ये मिरर ना होता तो लाइट सीधे निकल जाती। ठीक है, तो लाइट को निकलना चाहिए था सीधा, पर मिरर की वजह से टकरा के यहां निकल गई, तो ये इतने एंगल पे डेविएट हुई, तो इस एंगल को मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहूंगा मैं इसे। तो आपको पता है कि एक लाइन पर बने 3 एंगल का सम होता है 180, तो आई प्लस आर डेल्टा कितना होगा 180, और आई आर की वैल्यू सेम होती है, हमने कल पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार। तो यहां भी मैंने आई रख दिया, डेल्टा की वैल्यू आ गई 180 माइनस 2i। अब यहां देखना बच्चे,
सब बच्चों ने सही किया है, ये एक ने गलत किया है। कौन है ये? सुमित। सुमित भाई दोबारा करो क्वेश्चन, ऐसी गलती बिल्कुल माफ नहीं की जाएंगी। सौरभ, गौरव भाई तुम क्या बगल में बैठ के कर रहे होगे इसके? सीखना है, मेरी क्लास में ध्यान रखना, सीखने पे ध्यान ज्यादा देना है, रट्टेबाजी पे बिल्कुल नहीं। रटनवाने के लिए तुम्हारी क्लास टीचर बहुत हैं तुम्हारे लिए, उन्हें केवल कॉपी भरवानी है बस, सीखना है। यहां देखो बच्चे, मुझे एक चीज बताओ, आंसर मैं लिख रहा हूं। मैंने आपसे कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी में था यदि परावर्तन कोण 20 डिग्री हो तो विचलन कोण बताइए। तो परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि मैंने आपको आर की वैल्यू दे दी और मैंने आपसे पूछा विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा पूछा, तो आपको पता ही है डेल्टा क्या होता है, 180 माइनस 2i। इस i की जगह हम r लिख सकते हैं, तो डेल्टा हो गया 180 माइनस 2r। क्यों लिख सकते हैं? i r तो इक्वल होते हैं, कल हमने पढ़ा था ये। तो वैल्यू पुट कर दो 180 माइनस 2 इंटू 20, तो डेल्टा कितना आ गया 140। इतना आसान क्वेश्चन दिया मैंने आपको कल से अभी तक का, ये भी गलत कर दिया दो बच्चों ने। रंजीत भाई 160 कैसे लिखा आपने? बच्चे यहां देखो, यदि परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 20 हो तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना है। तो भाई यहाँ पे 180 माइनस आई नहीं है, 180 माइनस 2i है, तो i की जगह आप r पुट कर सकते हैं, तो 180 माइनस 2r बनेगा। तो 20 कितना हो जाएगा 40, तो 180 में से 40 जाएंगे तो 140 आएगा। इतना छोटा क्वेश्चन हम गलत करेंगे तो बहुत गलत बात है ये। क्या माफ करना चाहिए आप बताओ? ऐसी गलती को माफ करना चाहिए कि नहीं? मुर्गा बनना बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा आजकल स्कूल में मुर्गा मुर्गा बनाते नहीं बनाते तुम्हें? हमारे टाइम पे तो टीचर ऐसी गलतियां बोलते थे, बेटा इधर आओ, इधर, और वहां जाओ कोने में, बस इतना इशारा करते थे कोने में। हम समझ जाते थे कि मुर्गा बनना है, कोने में कोई प्रसाद थोड़े ना मिलेगा। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और दूंगा। जिन बच्चों ने कल क्लास ली होगी वो इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर मैं आऊंगा बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। वो देखो जो बच्चे लेट आए भाई अपना शुरू से देखना, बाद में 45 मिनट की क्लास में बच्चे 3 बार नहीं बताएंगे राज भाई आपको। बाकी बच्चे देखो कितना प्यारा आंसर दे रहे हैं, तो आप इनसे पीछे कैसे रह गए? यहाँ देखो एक क्वेश्चन लिखेंगे, और पता जिन्हें कम समझ में आ रहा है, एक जो बच्चा है, एक या दो बच्चे हैं, एक दो होते हैं कोई बात नहीं, पर मेरी कोशिश है कि वो भी बाकी बच्चों के साथ में चलें। सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपके बच्चे हाथ में पेन नहीं है, आपने ना मोबाइल को ले रखा है, जैसे आप कोई वीडियो सुन रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, तो कुछ फायदा नहीं होगा। मोबाइल रखो सामने, हाथ में एक पेन और एक रफ कॉपी, सोचो कि जैसे क्लास चल रही है, साथ साथ अगर आप लिखते चलेंगे ना, भले रफ लिखो, बहुत ही गंदी लैंग्वेज राइटिंग में लिखो, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप केवल सुनेंगे ऐसे तुषार कपूर की मूवी की तरह, तो फिर मामला चलेगा नहीं। ठीक है, एक तो मूवी भी किसकी, तुषार कपूर की, समझ में आएगी क्या? नहीं। तो ऐसे ही समझो यहां पे हो जाएगा अगर पेन हाथ में नहीं होगा। क्वेश्चन बताओ, इफ इंसिडेंट रे makes an angle 10 degree with the plane mirror comma find the angle of deviation हिंदी में लिखेंगे, यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है, यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है, तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। इफ इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 10 डिग्री विद द प्लेन मिरर कोमा फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। कुंदन जी ने, अरे वाह, आज जो बच्चे कल जिसने क्लास लिया ना वो तो सही कर देंगे, जिन्होंने कल नहीं ली थी उनका तो गलत होना ही है। अभी तक किसी का गलत नहीं हुआ है, एक बच्चे का शायद गलत हो गया, मैं उसका नाम बोल देता हूं अभी। गलत वाला कौन है ये? प्रगति जी, अंकित भाई, क्या कर रहे हो तुम? ये
क्वेश्चन को सुनो दोबारा, कल नहीं आया 100%, वरना क्वेश्चन गलत नहीं करते आप। दोबारा पढ़ो आप, बाकी का ठीक है। अंकित प्रगति का गलत है इसका, और सबका ठीक है। कुमारी जी थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लो, इतने खतरनाक हिंदी में लिखोगे तो हिल जाएंगे हम तो। आकाश का गलत है भैया। ज्योति जी का भी कुछ आंसर आया है, देखो यहां देखना। बच्चे एक चीज बताओ, मैंने कहा इंसिडेंट रे दर्पण के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है। आपतित किरण दर्पण के साथ 10 डिग्री का, देखो ये है इंसिडेंट रे, आपतित किरण है ये दर्पण के साथ बना रही है 10 डिग्री का कोण। ये एंगल आपको 10 डिग्री दिया है। मैंने आपको आई की वैल्यू नहीं दी है, यहां पे सुनो। मैंने कहा इंसिडेंट रे आपतित किरण दर्पण के साथ 10 डिग्री कोण बना रही है, तो ये आपतित किरण ये रही, दर्पण के साथ 10 डिग्री कोण बना रही है, ये है 10 डिग्री। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 80 आएगी आई की वैल्यू, क्योंकि यहां से यहां तक का एंगल हमने कल पढ़ा था कि 90 होता है 90। अगर ये 10 है तो कितना, ये 80। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको साफ साफ कहा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण है 20। अब मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा। मैं अगर आपसे ये कहता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण 80 है या आपतन कोण 10 है, इसका एंगल होता है, जबकि मैंने क्या दिया आपको, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल दिया, आपतित किरण और दर्पण के बीच का एंगल दिया, ये दिया मैंने। तो आई की वैल्यू कैसे आएगी, टोटल 90 में से इसे हटा दो तो ये आ जाएगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ मुझे। ये वीडियो बंद हो गया, बच्चा बोल रहा है वीडियो क्यों बंद हो गया सर, वीडियो नहीं आ रहा। चल रही है, एक दो बच्चे हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अरे कुछ समझ में आया नहीं आया, क्लियर। अब देखो, अब दोबारा मुझे लग रहा तुम ऐसे समझोगे नहीं, अब बताना मुझे, बताओ। मैंने आपसे कहा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, अगर मैं आपसे बोल दूं अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, तो देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बोलूंगा मैं बच्चे, तो यानी कि मैंने आपको आई की वैल्यू दी है, इसका मतलब ये है। पर इंसिडेंट रे और मैं मिरर बोलूंगा, इंसिडेंट रे या सरफेस बोलूंगा, तो वो आई की वैल्यू नहीं है। फिर आई की वैल्यू कैसे आएगी, आप 90 में से जो भी वैल्यू दूंगा उसे घटाएंगे तो आई की वैल्यू आएगी। अरे आ रही बात समझ में सर, वीडियो आ गया, वीडियो बंद हो गया, आ गया, ठीक है। चलो अब मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये तो आपको समझाने के लिए था। अब एक अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, यहां देखेंगे। और जो बातें बोल रहा हूं ना, सुनना है ना ध्यान से, देख कौन धुरंधर बताएगा। ये क्वेश्चन आपके टीचर आपसे क्लास में पूछ सकते हैं, तो आप ये आंसर देंगे मुझे इसका। बच्चे के प्लेन मिरर है, अगर मैं कोई लाइट, आपको पता है कि बच्चे ये था हमारा नॉर्मल, अभिलंब नॉर्मल, मैं हमेशा लाइट डाल रहा हूं ऐसे नॉर्मल से 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसे मैं एंगल ले रहा हूं। तो मुझे एक चीज बताओ, जहां पे आपका नॉर्मल है, जहां पे आपका अभिलंब है, ये अगर मैं लाइट को बिल्कुल ही ऐसे डाल दूं, अब मुझे बताओ, ये मेरे पास एक मिरर था, मैंने बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल लंबवत एक टॉर्च जलाई और लाइट ऐसे डाली बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो मुझे बताओ अगर कोई दर्पण आपके पास में है, कोई मिरर आपके पास में है और आप उसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल लंबवत प्रकाश डाल देंगे, तो ये लाइट टकराने के बाद मिरर पे क्या होगा, ये कहां जाएगी, ये बताओ। क्वेश्चन समझ रहे हो, दोबारा सुनना ध्यान से। मैंने कहा ये बच्चे आपके पास में एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये आपने आप एक लेजर लाइट लेना, बटन दबाना, टक लाइट निकलेगी, टक यहां टकराई। तो अगर लाइट बिल्कुल ही परपेंडिकुलर डाली जाए तो टकराने के बाद क्या होगा बताओ। अच्छा अगर मैं ऐसे डालता साइड से, तो आपको पता ही है कि जितने एंगल पे जाती नॉर्मल से उतने एंगल पे वापस आती। अगर मैं बिल्कुल ऐसे डालूंगा तो क्या होगा सर। परचेज, इसमें भी लिंक ओपन नहीं हुआ क्या इसके 9-10 वाले का, बच्चे रोज पूछते हैं इसमें किसका लिंक कब ओपन होगा, कैसे बैच ले सकते हैं। हाँ ठीक है, एक आध दिन बता देंगे भाई, अभी फ्री का मजा ले लो भाई, पैसे देने की बहुत जल्दी लग रही है तुम्हें। बहुत बढ़िया लिखा, कितने यहाँ पे इस बार देखो, यस बहुत बढ़िया लिख रहे हैं कुछ बच्चे, अभिषेक, हर्षित,
कई बच्चे ने लिखा, देखो यहाँ देखना बच्चे, अगर आप मिरर पे एक लाइट डालेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, टर टक, तो पता क्या होगा, ये लाइट टकराएगी और टकरा के इसी पाथ पे वापस आ जाएगी, यानी कि रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, अपने पाथ पर, अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। क्यों होगा ऐसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, इसे हम बोलते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, इसे बोलते हैं हम लंबवत आपतन। समझ गया आप? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर आफ्टर स्ट्राइकिंग इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत टकराती है तो टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। अब मुझे बात पता कैसे चली, ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि मुझे पता कैसे चला। अभी मैंने क्या बताया कि अगर कोई दर्पण आपके पास में है, कोई सरफेस आपके पास में है, अगर आप उसके ऊपर परपेंडिकुलर लंबवत लाइट डालेंगे तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, अपने मार्ग पर वापस आ जाएगी। एक बच्चा बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। बिल्कुल सही लिखा इन्होंने कि जब भी एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो अपने पाथ पर क्या बोलती है बच्चों, वो वापस आ जाती है। देखो मुझे पता कैसे चला, यहां देखना ध्यान से। अभी बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो होता है 180 माइनस 2i। कितना होता है बच्चे वो? 180 माइनस 2i। हाँ भाई कमेंट आ रहे हैं, भाभी आपके भी आ रहे हैं। यानी कि कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश अपने मार्ग से कितना विचलित होगा, उसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना था बच्चे? 180 माइनस 2i। अगर मैं लाइट को बिल्कुल परपेंडिकुलर डालूंगा तो आपको पता है कि एंगल हम नापते हैं नॉर्मल से। ये एंगल मेरा 20 है, ये 10 है, ये 5 है। अगर लाइट बिल्कुल नॉर्मली जाएगी तो उसका एंगल कितना बनेगा? 0, यानी आई की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे। तो आई की वैल्यू बच्चे कितनी हो गई? 0 डिग्री। अब 0 का आप यहां पुट कर दो, 180 माइनस 2 इंटू 0, तो डेल्टा कितना आ गया? 180। यानी कि मुझे क्या पता चला कि जो विचलन कोण होगा, जो लाइट अपने मार्ग पर डेविएट होगी, वो 180 डिग्री आएगा। और 180 डिग्री कैसे आता है? जैसे मान लो ये लाइन है तो इस लाइन और इनके बीच में एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री का। तो ये लाइट गई, अगर यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू बच्चे 90 आ जाती, 90 आ जाती, तो लाइट टकराती और ऐसे निकल जाती 90 डिग्री के एंगल पे। टकराने के बाद 60 आ जाता तो 60 पे निकल जाती, 30 आता 30 पे निकल जाती, पर यहाँ पे आया 180। 180 का मतलब है कि लाइट जाएगी और टकरा के इसी मार्ग पे क्या आएगी? वापस। तो हमें ये पता कैसे चला कि जब लाइट परपेंडिकुलर डालते हैं, जब प्रकाश को लंबवत डालते हैं, तो टकरा के अपने मार्ग पे वापस क्यों आता है? आप सभी को पता है कि जब आप लाइट डाल रहे हैं तो लाइट को सीधा निकलना चाहिए था, सीधा सीधा, लेकिन ये मिरर है तो लाइट टकरा के जा रही है वापस। तो इनके बीच में एंगल 180 का बना है, यानी जिस लाइट को जाना चाहिए था सीधा, ये टकरा के वापस आ रही है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में अब एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री का जो एंगल आया, इसका मतलब है कि लाइट अपने पाथ को वापस आएगी। समझ रहे हो? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी कि ये बिल्कुल अपने पाथ पर वापस आएगी लौटकर। ठीक है? एक आपको बात याद रखनी है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसे लिख देगा एक नंबर में कि व्हेन फॉर ए नॉर्मल इंसिडेंस व्हाट विल हैपन टू द रे, तो आप बोलेंगे कि रे अपने पाथ पे वापस लौट आएगी। ठीक है? ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है? इसी मार्ग पर वापस। इससे सुंदर क्वेश्चन अगले वाला है। अगर आपने ये बता दिया तो यानी कि आप बहुत होशियार हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप पढ़ाई वढ़ाई करके आए हो। यहां देखेंगे आगे एक बच्चे मैंने दूसरा लिया मिरर, एक मैंने मिरर ये लिया, ये बच्चा था नॉर्मल अभिलंब। तो मैंने आपको बता दिया, आपने नॉर्मल से 20 डिग्री बनाया एंगल तो लाइट 20 पे वापस आएगी, 50 डाला तो 50 पे ही वापस आएगी। फिर मैंने बताया कि नॉर्मल लाइट डालेंगे तो वापस उसी पाथ पे आएगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आप लाइट को ऐसे डालो, ऐसे बिल्कुल मिरर से चिपकते हुए ऐसे लाइट जा रही है चिपकते हुए, अगर लाइट बिल्कुल मिरर से चिपकते हुए जा रही है तो अब इसके साथ क्या होगा? ये क्या करेगी? जब नॉर्मल पे पहुंचेगी
तो ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, सीधी निकलेगी, क्या होगा इसके साथ, अब आपको बताना है। ये आंसर बताओ जल्दी। ठीक है, सुमन के आंसर मेरे पास में आया। कौशिक की गुड इवनिंग, एक ही बार लिखना है गुड इवनिंग, बार बार नहीं। देखो ठीक है, यहां देखो, इसे बच्चे हम बोलते हैं, इसका नाम हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस इसे बोलते हैं हिंदी में पृष्ठ सर्पी आयतन आपतन। यहां देखना बच्चे, यहां पता क्या होगा, अगर लाइट बिल्कुल मिरर से चिपक के जा रही है ना, तो लाइट बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएगी, सीधे, बिल्कुल सीधे, यानी अपने मार्ग से डेविएट होगी नहीं, कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। भाई यहां तो डेविएशन 180 डिग्री का आया, लाइट गई टकरा के उसी पाथ पे वापस लौट आई, तो कितना डेविएशन हुआ 180 डिग्री का। लेकिन यहां पर लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, यहां पर डेविएशन आएगा 0। चलो हम चेक कर लेते हैं एक बार उसे। यहां देखना, हमें पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 माइनस 2i। तो मुझे बताओ कि जब आप लाइट को ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ रहे हैं आप लाइट को, तो आपको पता है कि हम एंगल लेते हैं बच्चे नॉर्मल से, तो आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, यहाँ पे आई हो गया 90 डिग्री, तो 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180, तो 180 माइनस 180 कितना आ गया 0, यानी कि विचलन कोण 0 का मतलब क्या है बच्चे, एंगल ऑफ डेविएशन 0 का मतलब यह है कि लाइट में कोई डेविएशन होगा ही नहीं, उसके अंदर कोई विचलन नहीं होगा, वो अपने मार्ग पर सीधी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, बिल्कुल सीधी। विच चैप्टर इज गोइंग ऑन, कैसा, इसके लिए कल की क्लास देखना। ऑप्टिक्स का चैप्टर चल रहा है, लाइट एंड लाइट वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब मैं आपको फटाफट एक क्विक रिवीजन कराता हूं, उसे बड़े ध्यान सुनना, अब आपको सारी बातें क्लियर होंगी। आपने बच्चे एक नॉर्मल लिया, सॉरी एक मिरर लिया, दर्पण, ये नॉर्मल है। मैंने आपसे कहा कि मैं लाइट डाली 70 डिग्री पे, नॉर्मल से 70 डिग्री है, तो लाइट नॉर्मल से कितने एंगल पे निकल जाएगी 70। मैंने कहा कि अगर मैं एंगल ले लूं 80 डिग्री, तो लाइट कितने पे वापस निकलेगी 80 डिग्री पे। फिर मैंने कहा चलो इसे छोड़ दो, एंगल 20 एंगल 85 पे निकलेगी। लेकिन अगर लाइट बिल्कुल नॉर्मली डाल देंगे तो क्या होगा, उसी पाथ पे वापस आ जाएगी, और लाइट को अगर ऐसे छोड़ देंगे तो सीधे निकल जाएगी, उसके मार्ग में कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई विचलन नहीं होगा। सारे के सारे मैंने आपको केस बता दिए इसके अंदर कि कैसे कैसे लाइट क्या क्या कर सकती है। ठीक है राज भाई, आपको भी पढ़ रहे होंगे हम। अच्छा, किसी को डाउट हो बताओ भाई, कुछ यहां तक कोई दिक्कत है? अभिषेक भाई, क्या किस पॉइंट में दिक्कत आ रही है? देखो दो चीजें हैं, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसके लिए एक तो आपने कल की क्लास देखी हो, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, आज ही क्लास आप शुरू से देख रहे हैं, तो जिन बच्चे ने कल की पूरी क्लास देखी है और आज स्टार्टिंग से देख रहा है, केवल वही बच्चा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका आंसर देगा। ठीक है, हर्षित कह रहे हैं सर लाइट इज मैटर और नोट। भाई लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हर्षित, लाइट क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। मैटर होते हैं जो एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हाँ लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा उसे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कॉम्पटन इफेक्ट होगा, वो अलग चीजें है। सबका कमेंट दिख रहा है मुझे, ओके ओके समझ आ गया, बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे दोबारा सुनना ध्यान से बात को, जो जो मैंने कल से बताया है आपको एक एक बात याद होनी चाहिए, भूलना नहीं है उन्हें। अब मेरा एक क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। यहां सुनना, अब मैं धीरे धीरे आपको एनसीईआरटी की तरफ मूव कराऊंगा, उससे पहले क्वेश्चन बताओ मुझे आप। देखो ये बच्चे आपका है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा आपको कनकेव मिरर को। अभी बस मैं एक क्वेश्चन पूछने के लिए लिख रहा हूं यहां पे, कनकेव मिरर अवतल दर्पण। एक बच्चे हम पढ़ेंगे आगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण।
एक हम पढ़ना स्टार्ट कर ही चुके हैं, इसका नाम क्या बच्चे? प्लेन मिरर, समतल दर्पण, प्लेन। अब देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। बिल्कुल तैयार बैठ जाओ, एकदम आसान क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन बच्चे ये है, फर्स्ट क्लास एक्सप्लेन सर कैन यू से सम लाइट प्रॉपर्टी। देखो मैंने कहा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक रूप है लाइट। ठीक है। दूसरा, लाइट के बारे में पता है कि लाइट चलती है एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, सीधी चलती है। और आपको केवल यही पढ़ना है कि लाइट सीधी चलती है। आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइट जरूरी नहीं कि सीधी चले। कई बार लाइट के सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई अवरोध आ जाए, तो लाइट उस पर टकरा के मुड़ भी जाती है। तो बेंडिंग ऑफ जो लाइट होता है उसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, विवर्तन। वो आपके सिलेबस में नहीं है कि लाइट का बैंड होना, लाइट का मुड़ जाना। तो लाइट जब चलेगी तो लाइट बैंड हो जाएगी, लेकिन वो लाइट हर ऑब्स्टेकल, हर अवरोध से टकराने के बाद में बैंड नहीं होगी। उस जो ऑब्स्टेकल है उसका जो साइज है, उसका साइज बच्चे जो लाइट की वेवलेंथ है ना, उसके कंपेरेबल होना चाहिए। यानी लाइट की जितनी वेवलेंथ है उसी साइज का अगर ऑब्स्टेकल होगा तो लाइट तभी बेंड करेगी। तो वहां पे हम लाइट को वेव मान के चलेंगे, वहां पे हम लाइट को वेव तरंग मान लेंगे। जब तक हम ये मान रहे हैं कि लाइट सीधी चलती है तो हम लाइट को एक रे मानते हैं, किरण मानते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें लाइट के बारे में, जैसे कि आप आगे पढ़ोगे कि एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैद्युत चुंबकीय विकिरण। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो पार्ट जो विजिबल है उसे हम लाइट कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। उसके और भी पार्ट है, एक्सरे, गामा रे, आप उसे देख नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी जितना हमें जरूरत है उसके हिसाब से मैं धीरे धीरे ऐड कर दूंगा अपने आप से। आप टेंशन मत लो, टीचर को भी ऐसे मत सोचो कि जज मत करो, भी सारी बातें आएंगी आराम आराम से। तो जितनी जरूरत होगी ना बच्चे, एब्जॉर्ब करना भी तो जरूरी है ना। अब मेरा क्वेश्चन सुनो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो परावर्तन के नियम है, वो किस मिरर पे काम करते हैं? किस मिरर पे? वो कनकेव मिरर पे काम करते हैं, वो कॉन्वेक्स पे काम करते हैं कि प्लेन पे? परावर्तन के नियम किस मिरर, किस दर्पण पे काम करते हैं, आपको बताना है। एक बच्चे का सही है अभी मेरे पास में, गौरव, अंकित, गुड। देखो बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया इसमें। सत्यम का ठीक है एक, पूजा का सही है, केशव का शायद, कौशल का किसी का सही था। अब बच्चे ध्यान देना, जो हमने कल, जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ाए थे ना, ये रिफ्लेक्शन के लॉ कोई भी मिरर हो, चाहे वो कनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो प्लेन हो, हर मिरर पे काम करते हैं। अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि अगर कोई परावर्तक सतह है जहां से लाइट परावर्तित हो सकती हो, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ध्यान रखना, कान में डालो इस बात को, अगर लाइट, सुनना, अगर प्रकाश, लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है, यदि प्रकाश परावर्तित हो रहा है, तो परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे ही होंगे। यानी जब भी रिफ्लेक्शन होता है, जब भी परावर्तन होता है, तो रिफ्लेक्शन के नियम हमेशा फॉलो होते हैं। तो चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे बच्चे कॉन्वेक्स हो, चाहे कनकेव हो, हमेशा हम आगे पढ़ेंगे भी, इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है हमें कि कैसे कैसे इमेज बनाएंगे। पहले प्लेन को समझेंगे, फिर ये कैसे इमेज बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इमेज कहां बनेगी, सारी बातें आएंगी। तो पहले एक लाइन लिखेंगे, नोट लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी में बोल दूंगा मैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर्स, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर। परावर्तन के नियम सभी तरह के दर्पणों के लिए, परावर्तन के नियम सभी तरह के दर्पणों के लिए वैध हैं, वैध यानी कि वैलिड हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर्स, सभी तरह के मिरर के लिए वैलिड हैं। ध्यान रखना इस बात को, मिरर कैसा भी हो, कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सबके लिए वैलिड हैं। ठीक है, आए बात समझ में? अरे बात समझ में? ओके, अब मैं सब मिटा देता हूं यहां पे। अंकित भाई, अगर तुम पोलराइजेशन हम पढ़ा रहे होते तो बताते हैं भी। देखो जो चीज चल रही है ना, आप अभी 45 मिनट की क्लास है, अगर इसमें इररिलेवेंट बातें करेंगे ना
तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। जब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं किसी दिन एक डाउट क्लास रख लूंगा, ठीक है। तो जब हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे फिर उसका डाउट क्लास लेंगे, तो उसमें आप पूछना, ताकि उसमें वही बच्चे आएंगे जिनके डाउट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको पोलराइजेशन पढ़ा रहा होता तो आपको पता होता कि क्या होता है ये। यहाँ देखो, आप सुनेंगे बहुत ध्यान से। ये बच्चे मैंने एक लिया स्मूथ सरफेस, चिकनी सतह, स्मूथ। ये बिल्कुल स्मूथ है, जैसे कि आपके घर में होता है प्लेन मिरर। मैंने एक स्मूथ सरफेस ली, चिकनी सतह, स्मूथ सरफेस, चिकनी सतह है, जैसे कि एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण। एक लिया बच्चे मैंने रफ सरफेस, उबड़ खाबड़, रफ सरफेस, खुदरी सतह, खुदरी सतह, ठीक है। अब यार देखना, मैं इस स्मूथ सरफेस से भी रिफ्लेक्शन कराऊंगा, रफ सरफेस से भी रिफ्लेक्शन कराऊंगा, तो इनमें आपको समझना है कि क्या फर्क है, ठीक है भाई। डेफिनेशन मैंने जहां पे जरूरत है वो आपको लिखवा दी मैंने आपको। नॉर्मल इंसिडेंस में मैंने बच्चे बोला कि नॉर्मल इंसिडेंस में आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, पहले अभी एक काम करना, जब आप ना ये नोट्स बनाओगे ना, कि साथ साथ अगर हम नोट्स बनाएंगे ना 45 मिनट में बन नहीं पाएंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा किस में होती है, जब पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में रिफ्रैक्शन आगे, तो वहां पढ़ेंगे नहीं थे हम कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ज्यादा होती है, सॉलिड में कम होती है, सारी चीजें आएंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। लाइट जब रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी बातें रिफ्लेक्शन की वहां पे क्लियर होंगी, बहुत सारी बातें। तो अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, जब चैप्टर खत्म होगा तो आपके कोई मन में कोई डाउट रह जाएगा, मैं पक्का आपसे 45 मिनट की क्लास लूंगा, उसी चीज को समझना, ठीक है। यहाँ देखो बच्चे, अगर ये स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, यहां देखेंगे मैंने यहाँ पे एक लाइट डाली, एक इसके पैरेलल हो, ये पैरेलल लाइट डाली मैंने, पैरेलल, समांतर। सेम काम मैंने यहाँ पे किया, एक लाइट यहाँ पे ली बच्चे मैंने, एक बच्चे मान लो मैंने ले ली यहाँ पे, ये भी पैरेलल है, बिल्कुल समांतर, पैरेलल समझ रहे हो ना, बिल्कुल पैरेलल समांतर। अब देखो क्या होगा, तो जहां पर आपकी लाइट जाके टकराए, आप वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। यहां भी क्या करेंगे बच्चे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये बिल्कुल स्मूथ है सरफेस, तो ये दोनों नॉर्मल बिल्कुल एकदम पैरेलल बनेंगे, समांतर। अगर आप यहां भी नॉर्मल खींचोगे, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, बिल्कुल बनेंगे पैरेलल। अब आपको पता है बच्चे, लाइट जिस एंगल पे आएगी उसी पे वापस जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे लाइट जिस एंगल पे जाएगी उसी पे क्या, जिस एंगल पे आएगी उसी पे क्या जाएगी, वापस। तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अगर स्मूथ सरफेस हो, चिकनी सतह हो, अगर लाइट पैरेलल आएंगी तो कैसे जाएंगे बच्चे, वापस पैरेलल ही जाएंगे, पैरेलल। तो इस रिफ्लेक्शन को बच्चे हम बोलते हैं, इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका एक दूसरा नाम भी है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। सुना ध्यान से, अगर मैं आपसे बोल दूं द रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इफ रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक पैरेलली आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गोज ऑल्सो पैरेलली, यानी अगर वो पैरेलली आएंगी तो पैरेलली जाएंगी, समांतर रूप से आएंगे तो समांतर रूप से जाएंगी। तो स्मूथ सरफेस में जब रिफ्लेक्शन होगा उसे बच्चे हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में उसका एक नाम हो रहा है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, हिंदी में नाम है नियमित परावर्तन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन पेपर में आता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होता है, स्मूथ सरफेस से। इसमें क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है देन रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो पैरेलल। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन इफ इंसिडेंट रेज are parallel to each other then reflected ray also parallel to each other। नियमित परावर्तन में अगर आपतित किरण समांतर हैं तो परावर्तित किरण भी समांतर होंगी। ये मान लो इंसिडेंट रे हैं आपकी, ये बिल्कुल पैरेलल हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बिल्कुल पैरेलल बनेंगी। ये क्या होता है बच्चों आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन रफ में क्या होगा, देखो यहाँ पे जहाँ पे लाइट टकराई इस जगह पे आप छोटा सा एक सीधी लाइन, सीधा हिस्सा मान लो। तो यहाँ पे बच्चे आप जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और एक नॉर्मल आप यहां ड्रॉ करो यहां पे, तो यहां देखना, यहां पर लाइट टकराई ऐसे निकल गई, जिस एंगल पर लाइट आएगी उसी पर जाएगी।
यहाँ पे भी लाइट जिस एंगल पे आएगी उसी पे जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज में एक फर्क देखना आप बहुत ध्यान से, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 2 मिनट पे ध्यान देना। यहाँ देखो रफ सरफेस देखो, यहाँ बच्चे लाइट आई बिल्कुल पैरेलल, ये लाइट और ये लाइट बिल्कुल पैरेलल हैं, पैरेलल। इंसिडेंट रे कैसी हैं? पैरेलल। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक इधर भाग गई एक इधर, ये क्या पैरेलल है क्या? नहीं। तो रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसे बच्चे हम कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके एक नाम और इंग्लिश में हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, हिंदी में से हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस क्या कहलाएगा? वो रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों में फर्क क्या है? इन रेगुलर रिफ्लेक्शन if incident rays are parallel to each other then reflected ray also parallel to each other, but in irregular reflection incident ray is parallel to each other but reflected ray is not parallel to each other। यहां पर reflected ray परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। आपतित किरण तो समांतर हैं लेकिन परावर्तित किरण समांतर नहीं है, जबकि यहां पर आपतित किरण भी समांतर हैं, परावर्तित किरण भी समांतर हैं। तो यह परावर्तन नियमित है। अगर आपतित किरण समांतर हो लेकिन परावर्तन के बाद रिफ्लेक्टेड रे समांतर ना हो, पैरेलल ना हो, तो क्या कहलाता है? हमारा अनियमित परावर्तन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। हाँ, श्रेया ने बिल्कुल सही लिखा कि रफ सरफेस पे जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल जाए, रफ में पैरेलल नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही लिखा सभी बच्चों ने। देखो अब एक फटाफट एक मैं 2 मिनट का क्विक रिवीजन करा देता हूं, फिर आपकी क्लास छोड़ेंगे हम। फटाफट एक 2 मिनट का मैं आपके सामने 4-5 क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है? हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे भाई। यहां पे लाइट जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वापस जाएगी, यहां पे जिस एंगल पे आएगी उसी पे वापस जाएगी। लेकिन होंगे क्या? यहां पे लाइट फॉलो तो कर रही है पर ये इधर को लाइट भाग रही है, इधर को भाग रही है। ये भाग ऐसे रही है कि पैरेलल नहीं बनेंगे, क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि यहां पे नॉर्मल बिल्कुल पैरेलल आते हैं। यहां एक का नॉर्मल ऐसे आया, किसी का नॉर्मल किधर को आ जाएगा। वेवलेंथ क्या होती है आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा? वेव वाला चैप्टर है साउंड आपके यहाँ। चलो मैं 4-5 क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन सुना, हाँ एंगल सेम होगा। क्वेश्चन सुनो फटाफट, कल और आज की क्लास मिक्स करके। पहला क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं, परावर्तन के जो नियम हैं, वो किस मिरर पे काम करते हैं? सब मिरर पे काम करते हैं। अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होगा तो क्या कहलाएगा? रेगुलर। अगर रफ सरफेस पे होगा तो कहलाएगा इररेगुलर। इसे कहेंगे नियमित परावर्तन, उसे हम कहेंगे अनियमित परावर्तन, ठीक है? तीसरी चीज मैंने क्या बताई आपको कि लाइट आ रही थी, जिस एंगल पे आएगी नॉर्मल से उसी एंगल पे जाएगी। एंगल ऑफ डेविएशन अगर आपको निकालना है, विचलन कोण निकालना है, तो उसकी वैल्यू होती है 180 - 2i। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 - 2i। फिर हमने क्या पढ़ा इसके अलावा? इसके अलावा हमने पढ़ा बच्चे कि जो रे आती है इंसिडेंट रे और जो रे जाती है रिफ्लेक्टेड रे, दोनों की स्पीड सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है, लेकिन दोनों जो वेव होती है उनकी वेलोसिटी, वेग होता है अलग अलग। ये बातें हमने कल पढ़ी थी। अगर किसी को वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ी, 9th क्लास की पढ़ के आना, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? चलो, ऑप्टिक्स क्या है? जिसमें हम लाइट से रिलेटेड चीजों को स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश से संबंधित बातों को हम स्टडी करेंगे। इसका हिंदी में नाम होता है प्रकाशिकी, जहां प्रकाश के बारे में हम बातचीत करते हैं, ठीक है? अच्छा, अगली क्लास में हम देखेंगे कि प्लेन मिरर कैसे कैसे इमेज बनाता है। यादव जी का क्वेश्चन कह रहे, यादव कह रहे मेरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई यादव जी आपका? कमेंट दिख नहीं रहा, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, चले जाते हैं। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है उसके रेंज बताऊंगा मैं रामेश्वर जी रिफ्रैक्शन में। 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, एंगस्ट्रोम में भी बता देंगे, मीटर में बता देंगे, टेंशन मत लो। सर बिहार बोर्ड से ही कोर्स बाय करें से हैं भाई। अगर आप यहाँ एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो बिल्कुल करो, एनसीईआरटी को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। हाँ भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी चलेंगे, देख याद रखना अंकित भाई, अगर कहीं पे रिफ्लेक्शन शब्द आ गया तो रिफ्लेक्शन के लॉ का पालन होगा। बस फर्क क्या पड़ेगा? यहां पर आपको इमेज दिखेगी, यहां पर आपको इमेज नहीं दिखेगी। उसकी वजह यह है, मान लो आपकी आंख यहां पे है, यहां पे आपकी आंख है, यहां भी आपकी आंख है, तो यहां पे क्या होगा? बहुत सारी रेज टकराएंगी पैरेलल और आपकी आंख में पैरेलल पहुंचेंगी, तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की। तो आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने
इमेज देख पाओगे। लेकिन यहाँ पे लाइटें उल्टी सीधी भागती हैं तो बहुत ही कम इंटेंस लाइट आपकी आंख में पहुंच पाएगी, तो रफ सरफेस पे क्या होगा, आप इमेज ही नहीं देख पाओगे। जैसे व्हाइट बोर्ड है, हल्की हल्की इमेज इसमें क्यों दिख रही है, क्योंकि ना तो बहुत ही स्मूथ है ना बहुत ही रफ है, तो ठीक ठाक इंटेंसिटी की लाइट आंख में पहुंच रही है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इमेज दिख जाएगी। और किसी का डाउट, अब मैं डाउट ले रहा हूँ केवल, जिसका नाम लूंगा केवल उसी के लिए क्वेश्चन होगा। इलेक्ट्रिसिटी कब होगी, लाइट खत्म होने के बाद होगी इलेक्ट्रिसिटी। सत्यम ऐसे बीच में नहीं चलेगी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जब चलेंगी, जब लाइट पूरी हो जाएगी। इमेज हम पढ़ेंगे आगे, वेवलेंथ समझा देंगे अगली क्लास में। जैक बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, सब बोर्ड में यही क्वेश्चन आते हैं। रिफ्लेक्शन के लो लिखो, आपको एंगल ऑफ डेविएशन पूछ लेगा, बोलेगा नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, लाइट नॉर्मली टकराएगी उसी बात पे वापस आएगी। सर मेरा कमेंट दिख रहा है, दिख रहा है। टाइप ऑफ इमेजेस, इमेजेस टाइप ऑफ इमेजेस मतलब वर्चुअल रियलिस्ट टाइप की पूछ रहे हो क्या, वो आ जाएंगे आगे चल के। वर्चुअल इमेज क्या है आगे बताएंगे, आएंगी जब। भाई जो चीज नहीं बताई तो उससे क्यों अभी परेशान हो रहे हो, उसके बारे में परेशान मत हो। अभी बाय करने का प्राइस अभी फ्री चल रहा है, जब बाय करने का प्राइस आएगा बता देंगे। फोकल लेंथ प्लेन मिरर की बताएंगे, फोकल लेंथ भी बताएंगे, फोकस भी बताएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बताएंगे, मैग्निफिकेशन भी बताएंगे, टेंशन मत लो। रफ भाई नॉर्मल तो अंकित हमेशा 90 डिग्री पे बनता है। यहाँ पे एक चीज देखो, नॉर्मल आपको कैसे खींचना है, यहाँ ध्यान देना। जिस जगह पे लाइट टकराए उस जगह छोटे से हिस्से को बिल्कुल प्लेन मान लो, बिल्कुल प्लेन। अब ये प्लेन है, अब इसके बिल्कुल देखो, ये इस पे ऐसे 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये नॉर्मल ये बन रहा है, देखो ये नॉर्मल बना इसमें। यहाँ पे देखो, अगर मुझे इस जगह पे खींचना हो, इस जगह पे मान लो लाइट टकरा रही हो मेरी, तो यहाँ पे बिल्कुल छोटे से हिस्से को बिल्कुल प्लेन मान लो। ये प्लेन मान लिया आपने, ये आपका नॉर्मल बनेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। नॉर्मल होता है जो 90 डिग्री के एंगल पे बने। एंगल ऑफ डेविएशन बता चुका हूं शुरुआत में ही। एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस फिजिक्स वाला पार्ट में कराऊंगा, केमिस्ट्री कोई और टीचर कराएंगे, बायो और कोई कराएंगे। शायद कल आपकी बायो केमिस्ट्री में से कोई क्लास होगी। चलो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।